हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि डीएसएसपी के द्वारा आज जो आपका पोस्ट कोड 802/23 है, उसमें से जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी, उसकी जो स्किल टेस्ट है या शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट होता है, उसकी जो डेट्स हैं वो जारी की जा चुकी हैं और उसके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आपको फॉलो अप करने हैं। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लेकर के एक पूरी वीडियो लेकर के आया हूँ। हर एक पॉइंट को लगभग इस पीडीएफ में लगभग 35 लाइन्स हैं और उन एक-एक लाइन को आपको आपके सामने पढ़ करके हर एक चीज़ को आपको बताऊँगा कि इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें रखनी है याद, क्या-क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या-क्या चीज़ें उस पीडीएफ में लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अ, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको हर एक अपडेट, चाहे वो डीएसएसपी के द्वारा ऑफिशियल तरीके से प्रोवाइड कराई गई हो, चाहे वो अनऑफिशियल तरीके से आई हो, चाहे वो हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से मिली हो, तो उसे हम आपको सबसे पहले उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए जो वो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम केवल और केवल वहाँ पर डीएसएसपी को ही टारगेट नहीं करते, हम अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई अपडेट आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर देते रहते हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सच में यकीन मानिए, वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये जो सामने स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये उसी पोस्ट कोड से जुड़े हुए, यानी कि आपका जो पोस्ट कोड 802/23 है, उसी से रिलेटेड जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसकी पूरा डिटेल में दिया गया है जानकारी। आप अपने फ़ोन में इस पीडीएफ को खोल करके रख लीजिए। आप डीएसएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके एक-एक लाइन को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि हमने जो ये सारी चीज़ें हैं वो पूरा डिटेल में थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में लिख दी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो नोटिस है, ये डीएसएसपी के द्वारा जारी किया गया है, एक आधिकारिक नोटिस है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 था, जिसके तहत ये आपकी वैकेंसीज आई थी, पोस्ट कोड आपका 802/23 के तहत जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट आई थी, उनके विभिन्न पदों के लिए होने वाले स्किल टेस्ट, यानी कि शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग के जनरल इंस्ट्रक्शन से संबंधित है। इस पूरे दस्तावेज, यानी कि इस पूरे पीडीएफ में जो दी गई जानकारी है वो लगभग आपको 35 लाइन है, जिनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, केवल नीचे दिए गए जो पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर के पद, उन्हीं के लिए केवल है। इससे जुड़ी हुई कुछ और पोस्ट थी आपकी एलडीसी या कुछ अदर थी, जैसे असिस्टेंट मैनेजर वगैरह थी, सॉरी असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट ग्रेड वगैरह के लिए थी, वो उसके लिए नहीं है। उसके लिए अलग से ये जो आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे वो अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पहले। तो आपकी पोस्ट आपकी स्टेनोग्राफर की जो सर्विस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, जूनियर स्टेनोग्राफर डीयूएसआईबी डिपार्टमेंट में। थर्ड आपका स्टेनोग्राफर है एससीईआरटी विभाग में। फोर्थ है आपका जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश डीटीटीडीसी विभाग के अंदर। 5 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 डीपीडबलसी विभाग में। और 6th है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी डीएसआईआईडीसी विभाग के अंदर। इन्हीं 6 की 6 पोस्ट कोड से जुड़ी हुई, हालांकि ये अलग मतलब कई पोस्ट आई थी 802/23 पोस्ट के लिए, लेकिन ये केवल और केवल जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये केवल इन्हीं पोस्ट कोड के लिए है, सॉरी पोस्ट के लिए है, स्टेनोग्राफर की अलग अलग पोस्ट के लिए। एक यहाँ पर आप चीज देखेंगे तो नोट में लिखा हुआ है कि आपका जो इसी पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ 802/23 से जो पोस्ट कोड से जुड़ी हुई जो पोस्ट है, जैसे एलडीसी की, जूनियर असिस्टेंट की, असिस्टेंट ग्रेड के पदों के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो अलग से आयोजित किया जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये उनके लिए नहीं है, केवल और केवल स्टेनोग्राफर के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आपकी जो पहली लाइन है उसमें दी गई है आपकी परीक्षा की तारीख, यानी कि उम्मीदवार की जो परीक्षा की सटीक तारीख होगी वो उसके ई एडमिट कार्ड पर दी जाएगी। अब ई एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल हो जाएंगे? आई थिंक 22 तारीख से आपके जो ई एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब 22 तारीख से अपने जो ई एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अगर किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो 23 और 24 तारीख को आप सीधे सीधे बोर्ड में जा करके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ठीक है, मैंने इसको लेकर के डिटेल में भी एक वीडियो बनाई है, जैसा कि मैं आपको डेली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे 11 जून को आप देखेंगे तो 11 जून की आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सेकंड टाइम है आपका रिपोर्टिंग का समय। सेकंड जो लाइन है वो कह रही है रिपोर्टिंग का समय, यानी कि एडमिट कार्ड में दिए गए समय पर ही आपको केंद्र पर पहुंचना है, और रिपोर्टिंग का समय समाप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है उपस्थिति और अंगूठे का निशान, यानी कि परीक्षा केंद्र पर आपको फोटो अटेंडेंस शीट दी जाएगी, जिस पर इन्विजिलेटर जो होता है, यानी कि निरीक्षक जो होता है, आपका जो इन्विजिलेटर होता है उसके सामने हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और लिखावट पूरी करके उसे सौंपना होगा आप सभी को। परीक्षा खत्म होने से पहले किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, और परीक्षा के बाद ही उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड से साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पर क्या दी जाएगी, फोटो अटेंडेंस शीट दी जाएगी, जिसके सामने आपको अंगूठे का निशान लगाना होगा अपना, और साथ साथ अपना साइन सिग्नेचर करने होंगे, और वहीं पर ही आपके इन्विजिलेटर के साइन किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आप अपना जो ई एडमिट कार्ड है वो अपने साथ ले जा सकेंगे। ये हो गई आपकी थर्ड लाइन, और साथ साथ आप जब फोर्थ लाइन की तरफ जाएंगे तो फोर्थ लाइन पर लिखा हुआ है आपका आईडी प्रूफ। क्या है, आईडी प्रूफ, यानी कि पहचान पत्र। उम्मीदवार को अपना ओरिजिनल ई एडमिट कार्ड और एक मूल सरकारी फोटो पहचान पत्र, यानी कि गवर्नमेंट फोटो आईडी लाना होगा, जिसमें आपकी जन्म तिथि वही होगी जो एडमिट कार्ड पर छपी हुई होगी। फोटो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, धुंधले या बहुत पुराने जो आईडी कार्ड हैं वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस की पीडीएफ में। उसके बाद है आपका जो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है, यदि सरकारी आईडी पर पूरी जन्म तिथि नहीं लिखी है तो जन्म तिथि के प्रमाण के लिए एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र आपको लाना होगा। जन्म तिथि मैच न होने पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको ये सारी साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं आपके इंस्ट्रक्शंस वाले फॉर्म में। एडमिट कार्ड डाउनलोड, आप जो ई एडमिट कार्ड है वो डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपलोड किए जाएंगे, जहां से इन्हें आपको अपलोड करना होगा, यानी कि यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है dssb.delhi.gov.in पर। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता, यह परीक्षा पूरी तरह से प्रोविजनल है। उम्मीदवारों को खुद सुनिश्चित करना चाहिए कि कट ऑफ तारीख तक उनके पास मांगी गई जो योग्यता है, आयु है और आरक्षण के दस्तावेज हैं, वो पात्र न होने पर उम्मीदवारी जो है उनकी तुरंत रद्द कर दी जाएगी, अगर उनकी जो योग्यता है वो अगर नहीं मिल पाती है तो, जैसा कि उन्होंने मांगी है। ठीक है, 8th नंबर में लिखा हुआ है उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार। बोर्ड के पास किसी भी चरण में अयोग्य उम्मीदवार को बाहर करने का अधिकार सुरक्षित है। मतलब वो कभी भी अगर वो अयोग्य मिलता है कोई भी उम्मीदवार तो उसे वो बाहर निकालने का अधिकार रखता है बोर्ड। नियुक्ति पत्र मिलने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने तक यह उम्मीदवारी जो होगी वो अस्थायी ही रहेगी। ठीक है, 9th आपकी परीक्षा की सामग्री कंप्यूटर, कीबोर्ड और शॉर्ट हैंड नोटबुक बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। उम्मीदवार को शॉर्ट हैंड लिखने के लिए अपनी पेंसिल या पेन स्वयं लाना होगा। ठीक है, 10th में क्या है आपका जो स्किल टेस्ट का स्कीम है वो लिखा हुआ है, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट, एससीईआरटी डिपार्टमेंट, डीपीसीसी डिपार्टमेंट और डीयूएसआईबी के डिपार्टमेंट के जो स्टेनोग्राफर पदों के लिए कॉमन एक जैसा स्किल टेस्ट होगा। इसमें अंग्रेजी के लिए 80 शब्द जो होंगे, यानी कि 80 जो वर्ड होंगे वो आपको पर मिनट शॉर्ट हैंड, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, या हिंदी के लिए 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी। नोट है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, नोट जो उम्मीदवार हिंदी में टेस्ट देंगे वो डीयूएसआईबी के जूनियर स्टेनोग्राफर पद के लिए पात्र नहीं होंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश की ही पोस्ट है केवल। उसके बाद आपका जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश डीटीडीसी अलग से टेस्ट होगा। इसका 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होगी। और साथ साथ जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी DSIIDC, इसके लिए भी अलग से टेस्ट होगा, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग। ठीक है, उसके बाद है आपका हिंदी फॉन्ट। हिंदी फॉन्ट के लिए यानी कि हिंदी टाइपिंग के लिए आपको क्रूटी देव या मंगल फॉन्ट मिलेगा। इसके लिए सामान्य इंग्लिश कीबोर्ड ही दिया जाएगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। और 12 है आपका यात्रा खर्च, यानी कि आने जाने या ठहरने का खर्च उम्मीदवार को खुद उठाना होगा, बोर्ड इसकी कोई व्यवस्था नहीं करेगा। 13 में लिखा हुआ है विवरण लिखना। स्किल टेस्ट शुरू होने से पहले कंप्यूटर सिस्टम के नोटपैड पर अपना नाम, रोल नंबर, पोस्ट कोड, कैटेगरी और टेस्ट की तारीख लिखनी होगी। ई एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट और आंसर शीट पर इन्विजिलेटर के सामने साइन और अंगूठे का निशान आपको लगाना होगा। विज्ञापन का अध्ययन, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो
22/12/2023 के विज्ञापन नंबर 5/2023 में दी गई स्किल टेस्ट की योजना को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, जो भी उस एडवर्टाइजमेंट नंबर में लिखा हुआ था। उसके बाद आपका डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन का जो समय है, यानी कि शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट है होगा, उसमें आपको 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी। पैसेज पढ़ने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब यानी कि अनुवाद करने का समय इस प्रकार है, जैसे स्टेनोग्राफर सर्विस SCRT DPCC या DUSIB डिपार्टमेंट में जो अलग अलग है, 80 इंग्लिश के लिए 80 वर्ड पर मिनट के लिए 50 मिनट, दिव्यांगों के लिए 70 मिनट, हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट के लिए 65 मिनट, दिव्यांगों के लिए 90 मिनट हो जाएंगे ये। उसी के बाद अगली जो पोस्ट आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए DTDC डिपार्टमेंट में इंग्लिश 100 वर्ड पर मिनट के लिए 40 मिनट, दिव्यांगों के लिए 55 मिनट हो जाएंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी DSIIDC डिपार्टमेंट में हिंदी के लिए 80 वर्ड पर मिनट के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 65 मिनट, और दिव्यांगों के लिए जो समय होगा वो 90 मिनट होगा। ठीक है। टाइपिंग टेस्ट का विवरण, शॉर्ट टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट के बाद। और अंग्रेजी के लिए आपको 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 35 वर्ड पर मिनट, अलग अलग डिपार्टमेंट में। समय आपका 10 मिनट, दिव्यांगों के लिए 15 मिनट होगा। जूनियर स्टेनोग्राफर में इंग्लिश के लिए 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट, समय 10 मिनट हो जाएगा। शॉर्ट हैंड से कोई छूट नहीं होगी, किसी भी परिस्थिति या कैटेगरी में उम्मीदवार को स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड टेस्ट से छूट नहीं दी जाएगी। 18 है आपका टाइपिंग टेस्ट से छूट केवल दिव्यांगों के लिए है, जो बेंचमार्क यानी कि PWBD उम्मीदवार शारीरिक अक्षमता के कारण टाइपिंग करने में पूरी तरह से असमर्थ है, उन्हें छूट मिल सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। इसके लिए उन्हें परीक्षा के दिन केंद्र पर सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन द्वारा एनेक्सेसर A मेडिकल सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग जमा करनी होगी, जो प्रमाणित करे कि वे टाइपिंग के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य हैं। अब ये जो एनेक्सेसर A का जो फॉर्म है वो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको एक सेकेंड, सॉरी ये ऊपर है, एक सेकंड दिखा देता हूं आपको। ये एनेक्सेसर फॉर्म जो है आपको भरना होगा, इसको भर करके आपको मेडिकल वो जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी चीजें करके आपको जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका, ये था एनेक्सेसर A मेडिकल सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपका 19वां जो लाइन है वो कहती है टाइपिंग के मैटर। टाइपिंग टेस्ट के लिए कागज पर छपा हुआ मैटर इंग्लिश या हिंदी दिया जाएगा, जिसे देखकर कंप्यूटर में टाइप करना होगा आपको। और टेस्ट की शुरुआत और रिपीट, लैब स्टाफ द्वारा स्टार्ट टाइपिंग बोलने पर टेस्ट शुरू होगा। यदि उम्मीदवार समय समाप्त होने से पहले पूरा पैराग्राफ टाइप कर लेता है तो उसे दोबारा शुरू से वही पैराग्राफ टाइप करना शुरू कर देना चाहिए, और स्टॉप टाइपिंग बोले जाने तक टाइपिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। टेस्ट की समाप्ति, स्टॉप टाइपिंग सुनते ही टाइपिंग तुरंत रोक देनी होगी। अपनी सीट पर ही बैठे रहना होगा जब तक कि सीट कलेक्ट ना कर ली जाए। समय खत्म होने के बाद ही लिखना, टाइप करना या मिटाना मना होगा। कंप्यूटर और कीबोर्ड की जांच, जैसे टेस्ट शुरू होने या स्टार्ट टाइपिंग बोलने से पहले ही उम्मीदवार को कीबोर्ड की सभी कीज चेक कर लेनी चाहिए। कंप्यूटर खराब होने पर उसे बदलने की मांग केवल टेस्ट शुरू होने से पहले की जा सकती है, बाद में नहीं। स्टॉप टाइपिंग के बाद कीबोर्ड को नहीं छूना है आप सभी को, ये चीज याद रखिएगा। 23 में रखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत, कुर्सी कंप्यूटर या कीबोर्ड से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत टेस्ट शुरू होने से पहले ही इन्विजिलेटर या लैब असिस्टेंट को बताएं, बाद में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 24 में आपको अनुशासन और निर्देश, उम्मीदवारों को केंद्र के स्टाफ और इन्विजिलेटर के निर्देशनों का पालन करना होगा, और दुर्व्यवहार गड़बड़ी करने पर परीक्षा से निकाला जा सकता है और कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। 25 है सामग्री वापस करना, टेस्ट खत्म होने के बाद शॉर्ट हैंड नोटबुक, ट्रांसक्रिप्शन शीट, क्वेश्चन पेपर और टाइपिंग शीट अनिवार्य रूप से इन्विजिलेटर को वापस सौंपनी होंगी। उसके बाद चीटिंग, यदि कोई उम्मीदवार नकल करते हुए, अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए या किसी दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए यानी कि इम्पर्सोनेशन पकड़ा गया तो उसे DSSB की सभी परीक्षाओं से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि उसे डिबार कर दिया जाएगा, और उसके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। अदालती फैसला, यह परीक्षा पूरी तरह से प्रोविजनल है, किसी भी कोर्ट के आदेश या फैसले के अधीन होगी। केवल एडमिट कार्ड मिलने से पद पर दावा नहीं मिल जाता है। 28 में बोल रहा है परीक्षा रद्द करने का अधिकार प्रशासनिक कारणों, धोखाधड़ी या गड़बड़ी के मामलों में बोर्ड के पास परीक्षा प्रक्रिया या उससे किसी भी हिस्से को रद्द करने का अधिकार है। जरूरत पड़ने पर नया परीक्षा केंद्र भी दिया जा सकता है। परीक्षा की तारीख, समय या केंद्र बदलने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। स्पीड का आकलन, टाइपिंग स्पीड का आकलन दिए गए समय के भीतर टाइपिंग किए गए पैराग्राफ की सटीकता यानी कि एक्यूरेसी के आधार पर किया जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। जो 30वीं लाइन है वो कह रहा है, यानी कि सॉरी जो 30 नंबर की जो लाइन है वो बोलता ही है कि बोर्ड का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, यानी कि पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, झूठी जानकारी पर पेनल्टी, चयन का तरीका और परीक्षा केंद्र के आवंटन से जुड़े सभी मामलों में DSSB बोर्ड का निर्णय जो होगा वो अंतिम और सर्वमान्य होगा।
प्रतिबंधित वस्तुएं हैं कुछ, जैसे परीक्षा हॉल में आप किताबें, नोट्स या कोई भी सादा लिखित कागज ले जाना मना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान्य धातुओं की वस्तुएं परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सामान रखने की व्यवस्था, परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार के बैग, मोबाइल या किसी भी अन्य सामान को रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। उम्मीदवार अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं लेगा। वेबसाइट अपडेट, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से डीएसएसबी की वेबसाइट को चेक करते रहें। ईमेल और एसएमएस केवल अतिरिक्त सुविधा के लिए भेजे जाते हैं, उन पर पूरी तरह से निर्भर ना रहें। उसके साथ ही जो 35 है आपका लाइन, वो कहती है कदाचार पर कार्रवाई। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन संख्या 5/2023 के पैराग्राफ 11 यानी कि गलत आचरण के दोषी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई को दोबारा ध्यान से पढ़ लें, ताकि आप आगे कोई भी इस तरीके का कदम ना उठाएं। ठीक है, उसके बाद आपका एनेक्सेशन ए का फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिल करके भर सकते हैं, पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी लाइंस मैंने आप सभी को बता दी हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आया तो मेरे से आप पूछ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जो कमेंट में आंसर देने की। ठीक है दोस्तों, ये 35 लाइन थी जो नंबर वाइज मैंने आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस यही जानकारी आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।